नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे ईपीएफओ से रिलेटेड जो है टेस्ट सीरीज देख रहे थे। अब आपके एग्जाम में महज ही लगभग 15 दिन शेष है, तो ऐसे में जो है आपको अधिक से अधिक रिवीजन और टेस्ट सीरीज जो है देते रहना चाहिए। तो हम लोग जो यहाँ पे टेस्ट देख रहे थे, ये आपको धीआईए से जो है टेस्ट देख रहे थे, जिसमें हम लोग टोटल 4 टेस्ट देख चुके हैं। आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 5 देखेंगे। अभी जो हम लोग जो भी टेस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे कम्बिनेशन अब जो है 2-3 सब्जेक्ट आपका रखा गया है, तो जस्ट ही 1 या 2 टेस्ट बाद आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। जो लोग भी नहीं देखे हैं जाके जो है सब जो है वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि ईपीएफओ का आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप जाके चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सेंटर का पता कर सकते हैं कि आपका सेंटर जो है कहाँ पड़ा हुआ है। तो अब तो फिक्स है कि आपका एग्ज़ाम जो है 2 जुलाई को ही होगा। ठीक है। और यूपीएससी जैसा आपका एग्ज़ाम लेती है, यहाँ पर 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। तो ईपीएफओ के लेके अगर स्पेशल बात करें, तो जिनको भी देखना है लेक्चर वगैरह, तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, ईपीएफओ 2023 करके होगा, सारा आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, प्लस ईपीएफओ का सिलेबस देखे हैं, और लास्ट 20 दिन में हमको कैसे काम करना चाहिए उसके ऊपर हम लोग डिटेल में यहाँ पे बात किए हैं। तो आप लोग जो है इस लेक्चर को अधिक से अधिक जो भी पढ़ने वाले हैं उनमें जरूर पहुंचाने का काम करें, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट के अभाव में बहुत सारे बच्चे जो है हमेशा लैग कर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। और आप सभी को पता ही है कि टेस्ट सीरीज वगैरह कितने महंगे महंगे जो आजकल बनाए जाते हैं। बाकी हमारा प्रयास है कि क्वालिटी कंटेंट जो है आप तक पहुंचा दें, चाहे आप जहाँ कहीं भी हो। बस आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, तो आपके पास क्वालिटी कंटेंट मिल पाए। अच्छा, इसके अलावा पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ वहाँ पर अपलोड किया जाता है। थोड़ा सा पैसेंस और धैर्य बना के रखेंगे, पीडीएफ जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। चलिए, इसके अलावा एक एनसीईआरटी बैच करके हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे, फाउंडेशन बैच, तो उसमें टोटल 10 11 करीब में लेक्चर हो गए हैं। तो जो लोग चाहते हैं नेक्स्ट ईयर में यूपीएससी देना या यूपीपीसीएस देना, या इस साल जो बीपीएससी वगैरह देने के बारे में जो सोच रहे हैं, मैं बीपीएससी 69 की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं और मेंस आंसर राइटिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो है कुछ दिनों तक वो लेक्चर अपलोड नहीं होगा, बाकी आप अपडेट करके नंबर वगैरह आपको बता दिया गया है, ग्रुप में भी डाल दिए हैं, वहाँ पे जो है अपना आंसर राइटिंग आप सबमिट कर सकते हैं। बाकी इसके पैरेलली हम लोग आर ओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे, तो जल्द ही उसको हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आप लोग धैर्य बना के रखेंगे। चलिए देखते हैं आज। तो अगर आपको लेक्चर स्लो लग रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको थोड़ा सा जो है, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही है, फास्ट कर लेंगे और इसको करके देखेंगे। बाकी पैरेलली मेरे साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप लोग। ठीक है। जिनके पास ओएमआर सीट है ओएमआर सीट ले लेंगे, जिनके पास नहीं है 1 से लेके 120 तक नंबरिंग कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन का उत्तर देने का जो है प्रयास करेंगे। मेरा ये हमेशा से मानना है कि आप जहाँ भी अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इफिशियंसी के साथ करें। यानी आपका, यदि आप यहाँ पे इनपुट यानी टाइम खर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ से कुछ गेन करके ही सीख करके जाएं। चलिए, बाकी यदि आप ईपीएफओ से रिलेटेड रिवीजन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम कोशिश करेंगे एक लेक्चर में एक सब्जेक्ट का जो है रिवीजन करा दिया है। अधिक लोग अगर कमेंट करते हैं तब हम रिवीजन कराएंगे। ठीक है। यानी कम से कम मिनिमम कम से कम 50 लोग तो अगर कमेंट करते हैं, तब हम आपको रिवीजन जो है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे करा देंगे। चलिए, स्टार्ट करते हैं। ये आपका टेस्ट नंबर 5 है, ये हम लोग देख रहे हैं आपका DIS से। और तो कंटेंट वगैरह इनका अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, और काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान है ये। देखिए, प्रश्न नंबर 1 देखिए, ये पॉलिटी से है आपका। अब पॉलिटी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। पहला देखिए, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और प्रांतीय जो है स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से, इसको आप रिफ्लेक्शन मिरर इमेज ऑफ हमारा संविधान कह सकते हैं। इसमें जो है प्रांतों में द्वैध शासन जो है समाप्त कर दिया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, याद रखेंगे, बात बिल्कुल सही है। तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ भी कर दिया गया था, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसके अंतर्गत देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का भी स्थापना किया गया था। आप सभी को पता है कि 1935 के अधिनियम के तहत ही भारत में रिजर्व बैंक का भी स्थापना किया गया था। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है। इसमें जो है भारत शासन अधिनियम में देखेंगे तो आपको 321 धारा था टोटल। ठीक है। उसके अलावा 10 जो है अनुसूचियाँ थी, यानी इसी का एक अपडेशन है हमारा जो संविधान है। ठीक है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम के तहत किया गया था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान? आपको पता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनेगा और इसके तहत जो है 1774 में इसका स्थापना कर दिया गया था। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है कैसा, बताना है। सही उत्तर आपको बताना है इसमें से। देखिए, एक संघीय अदालत है, नागरिकों का मौलिक अधिकार का संरक्षक करता है, संविधान का भी संरक्षक है, केंद्र और राज्य के कानूनों को लागू करने वाला है। देखिए, ये बात सही है आपका, ये क्या है, एक संघीय अदालत है, बिल्कुल सही है। नागरिकों को जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है, संविधान का भी संरक्षक, केंद्र और राज्य के कानूनों को लागू करने वाला है। तो ऐसा इसमें कुछ जो है आपका नहीं बनेगा। ठीक है, ये कानून का रक्षक होता है। ठीक है, कानून को लागू करने वाला नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन देख लें, 1, 2, 3 जो ऑप्शन आपका डी में है। प्रश्न 4 देखें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? देखिए, एक तो बात आप याद रखेंगे कि वित्त आयोग के बारे में कहाँ लिखा गया, आर्टिकल 280 में। वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है पूछा जा रहा है, अर्ध न्यायिक है, कार्यकारिक है, तो ये आपका अर्ध न्यायिक एक है। ठीक है, ये आपका क्वासी जो है जुडिशल बॉडी है। ठीक है, याद रखेंगे, अर्ध न्यायिक निकाय है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पैरेलली आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहेंगे। देखिए, भारत में जो है अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? अस्पृश्यता पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, कानून बना के कर सकते हैं क्या, शिक्षा के द्वारा, जन जागरण के द्वारा, इन सब माध्यम से क्या कर सकते हैं हम लोग, अस्पृश्यता समाज से जो है मिटा सकते हैं। तो बिल्कुल ही तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसमें से बताइए कौन गलत है। देखिए, नागरिकता जो है भाग 2 में। ठीक है, ये क्या है आपको सही है। निर्वाचन भाग 15 है। संघ राज्य क्षेत्र भाग आपको ये दिया है 7, और ये जो है भाग 3 में है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। नगर पालिका के बारे में ये सही है आपका, भाग 9A में है। तो बाकी सब सही है, यहाँ पे गलत है ऑप्शन सी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? ठीक है, कौन से प्रावधान जो है लागू कर दिए पूछ रहा है। देखिए, नागरिकता का प्रावधान, चुनावी संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधित प्रावधान, ये सारा कुछ ही लागू कर दिया गया था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। देखिए, संविधान आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, और अंगीकृत यानी आपको एडॉप्टेड कर लिया गया, अधिनियमित भी कर लिया गया, आत्मर्पित किया गया। और इस दिन देखेंगे तो आपको नागरिकता, चुनाव, अंतरिम सांसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन जो भी उपबंध है सारा कुछ लागू कर दिया गया था। और शेष उपबंध कब लागू हुए थे, यानी कंप्लीटली जो है आपका 26 जनवरी 1950 को जो है कंप्लीटली जो है लागू कर दिया गया था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक चयन समिति के माध्यम से होता है, जिसमें कौन से शामिल होते हैं? लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन का जो चयन समिति होता है, इसमें कौन शामिल होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। चलिए इसको मिनिमाइज थोड़ा कर लेते हैं, जूम इन। अब देखिए, ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि सही उत्तर आपको इसमें से कौन सा होगा। देखिए, प्रधानमंत्री रहते हैं क्या इसमें? बिल्कुल रहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष भी रहते हैं। सभापति राज्यसभा ये नहीं रहते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा मनोनीत उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश ये भी रहते हैं। चयन समिति के पहले 4 सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित जो है न्यायविद, ठीक है, बिल्कुल रहते हैं। तो 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में कौन कौन रहता है, तो नाम याद रखेंगे। एक तो प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे या उनके द्वारा मनोनीत कोई भी उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश होंगे। चयन समिति के जो पहले आपको 4 सदस्य की सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित जो है प्रतिष्ठित न्यायविद है। चलिए ये सब याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ये सब जो है पॉलिटी से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं।
देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। देखिए, भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इनको जो है, इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, इनकी समीक्षा करने वाली संसदीय समिति क्या होती है? तो होती है लोक लेखा समिति। ठीक है, आप सभी को पता है। और संसद की ये बहुत पुरानी जो है ये आपको समिति होती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22। 22 में देखेंगे तो 15 जो है आपका लोकसभा से और 7 जो है आपको राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था लोक लेखा समिति का? 1921 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? देखिए, मुख्य विपक्षी दल का अगर आपको दर्जा पाना है, आप सभी को पता है, आसान सा क्वेश्चन है, कितना जो है होना चाहिए, ये पूछा गया है। देखिए, कुल सदस्यों का 2/3। ठीक है, इतना बड़ा कंडीशन तो है नहीं। सदन के कुल सदस्यों का 1/3, ये भी गलत है। कुल सदस्यों का 1/6। कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। 1/, अगर 10वां भाग है आपके पास, कोई भी दल है, तो क्या कर सकता है? मुख्य जो है अपोजिशन पार्टी का दर्जा उसको मिल सकता है। और वर्तमान में देखेंगे तो कितना होना चाहिए? 55 सदस्य आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे क्या वर्तमान में कोई विपक्ष के पार्टी के पास अभी 55 सदस्य है क्या? अगर राज्यसभा में पूछा जाए तो राज्यसभा में 25 हो जाएगा। वही 1/10 आप निकालेंगे तो यही आएगा। अगला देखिए, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। देखिए, 2 अस्थायी सदन का नाम बताना है, राज्यसभा और राज्यों का विधानसभा। राज्यसभा तो आपको अस्थायी होता नहीं है, ये तो अस्थायी होता है, तो ये तो गलत हो गया। लोकसभा और राज्य का विधान परिषद, ये भी आपको अस्थायी होता है। राज्यसभा और राज्यों का विधान परिषद, ये तो अस्थायी होता है, तो ये होगा नहीं। लोकसभा और राज्यों का विधानसभा, बिल्कुल ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। लोकसभा भी आपको अस्थायी होता है और राज्य का विधानसभा भी अस्थायी होता है। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। ठीक है, चलिए, तो चाहे हम बात करें विधान परिषद की या विधान आपको राज्यसभा का, इसको हम लोग भंग कभी नहीं करते हैं, विधान परिषद और राज्यसभा को। ठीक है, ये सब अस्थायी सदन है, याद रखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। लोकसभा आपको क्या है? अस्थायी सदन है कि अस्थायी है? ये अस्थायी है। ठीक है, विधानसभा ये भी क्या है? अस्थायी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? केंद्र सरकार को जो प्राप्त होता है, आपको पता है भारत के कहाँ जाता है? संचित निधि में जाता है। ठीक है, यानी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये आप देखेंगे तो आर्टिकल जो है 266 यहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। और इसी में आपको ये बताया गया है कि करों या सरकारी कार्यों में निर्वाह में केंद्र सरकार का जो भी प्राप्ति होता है, सारा संचित निधि में जाता है। और संचित निधि से फिर आपको आकस्मिक निधि वगैरह में भी कुछ फंड वगैरह रखे जाते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक जो है आंसर बताएंगे हमें कि भारत में जो है अभी आकस्मिक निधि में कितने पैसे जो है रखे गए हैं। ठीक है, अपडेशन हुआ है, इसमें चेंजेज हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही है? आपसे पूछा गया, बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, आप लोग लेक्चर को जो है, जो भी पढ़ने वाले हैं उनमें जरूर आप लोग क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है, ये तो क्या हो गया आपका? गलत हो गया। धन विधेयक जो है राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी में नहीं, लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, तो गलत है, किया जा सकता है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में, बिल्कुल ये क्या है? स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। तो पीडीएफ देखिए, थोड़ा क्लियरिटी में आपको ये अवेलेबल है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आगे भी। देखिए, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा इसमें सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा है। ठीक है, बाकी पीडीएफ में भी थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी हम कोशिश करेंगे आपको कि अच्छा जो है आपको पीडीएफ मिले। तो जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो सारा ही बिल्कुल एचडी क्वालिटी में होगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियरिटी होगी उसमें जो आपको दिया जाएगा। हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हो सकता है कुछ पीडीएफ में जो है क्लियरिटी थोड़ा सा कम रहे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पे भारित नहीं होता है? ठीक है, देखिए, भारत के संचित निधि पे भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भत्ता होता है, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा तो आर्टिकल 112(3) में देखिएगा तो भारत के संचित निधि पर भारित व्यय के बारे में बताया गया है कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यसभा के सभापति हो, उपसभापति हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखक
का वेतन भत्ता हो, चाहे प्रधानमंत्री है इनका वेतन भत्ता है, सारा ये संचित निधि पे होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कौन नहीं है, मुख्य न्यायाधीश तो होगा ही, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता जो है संसद विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये आपको संचित निधि पर नहीं होता है। मैं थोड़ी देर पहले शायद बोल दिया था, प्रधानमंत्री का नाम आप इंक्लूड नहीं करेंगे। आप नाम ध्यान रख लेंगे, जैसे लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष होंगे, चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे, उपसभापति होंगे, राष्ट्रपति होंगे, इन सब का जो है आपको व्यय जो है इन पे किया जाता है, वो संचित निधि से किया जाता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता इस पे नहीं होता है। बाकी संघ लोक सेवा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। तो आखिर आपसे प्रश्न बनेगा कि बताइए कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता कहाँ से आता है? ठीक है, मैं ऑलरेडी बताया, संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर समानतः किसे नियुक्त किया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रोटेम स्पीकर आपको पता ही है कि नव निर्वाचित जो भी लोकसभा होगा उसके कोई भी वरिष्ठतम सदस्य को, चूंकि ये क्या है, टेम्प्रोरी है, कुछ दिनों के लिए बनाए गए हैं, तो किसी को यहाँ पे वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त कर लिया जाता है। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पे सुझाव देने के लिए किया गया था? सरकारी आयोग। ठीक है, देखिए, कावेरी जल विवाद, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था ये। ठीक है, रणजीत सिंह इनका नाम था पूरा, सरकारिया। 3 सदस्यीय जो समिति बनी थी सरकारी आयोग में। ठीक है, 1983 में जो है इसका गठन किया गया था। कब? 1983 में। थोड़ा सा ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें जो है एक तो आपको रणजीत सिंह सरकारिया थे, इसके अलावा शिवरमन थे और एस आर सेन थे, 3 लोग थे। और ये केंद्र राज्य संबंध के ऊपर, यानी सेंटर स्टेट आपका रिलेशनशिप के ऊपर जो है ये लोग बात किए थे। ठीक है, और अपना रिपोर्ट वगैरह दिए थे। और 1983 में गठन हुआ था, 1988 में अपना रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत किए थे, याद रखेंगे। देखिए, संसद जो है नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन तभी कर सकती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन में जब भी बोल रहा हूँ तो यानी ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, जब भी कोई नखिल नई जो है अखिल भारतीय अगर सेवा का सृजन करना होगा, तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा इसे राष्ट्रीय हित में जब घोषित करेगा तभी जो है ये हम लोग कर सकते हैं। यानी राज्यसभा का एकाधिकार होता है आपको इन सब पे, यानी अखिल भारतीय सेवाओं पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपको प्रश्न, बाकी अंग्रेजी वाले जो है पीडीएफ वगैरह देख लेंगे आप लोग। ठीक है, और पीडीएफ में तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आपको हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी दोनों में रहेगा। इसलिए थोड़ा सा पीडीएफ में डिले होगा, एक आध दिन डिले हो सकता है। ठीक है, चलिए, विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष पद पे बना रहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। ठीक है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है? यहाँ बताना है, बताइए कौन सा सही नहीं है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, समांतर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है। ये क्या हो गया? आपको गलत हो गया। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, वो अपने विवेकाधिकार जो है, अपना जो है ये सब अपने पावर का यूज करता है। आर्टिकल 163 में आप देखेंगे तो आपको देखने के सब मिलेगा। चलिए, तो इस तरह यहाँ पे गलत क्या हो गया? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये जो है सिफारिश किसके? तो द्वितीय जो है प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, जो आपका बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था 2000 आपको 5 में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार को लेके। सेकंड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है रिफॉर्म कमीशन को लेके। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न, ये हो गया 20-21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 संबंधित है, किससे संबंधित है? ये तो डायरेक्ट आपसे आर्टिकल पूछा गया है, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की जो है विधायी शक्तियों से। ठीक है, याद रखेंगे। निम्न भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? पूछ रहा है कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर उच्चतम न्यायालय का आपको न्यायाधीश बनना है तो क्या क्या कंडीशन है? भारत के नागरिक होने चाहिए, बिल्कुल चाहिए। 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके, ये भी कंडीशन है। वह एक पारंगत जो है विधिवेता होना चाहिए, ये भी बात सही है। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखते हैं 23। एक नागरिक के मूल्य कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ठीक है, मूल अधिकार मूल कर्तव्य आप सभी को पता ही होगा। भारतीय संविधान जो है, भाग जो है 4A में देखेंगे तो आपको मूल कर्तव्य देखने को मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 51 के क में देखेंगे तो मूल कर्तव्य को जो है समावेश किया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो है आपको समाज में जो है एक परस्पर जो सद्भावना बना रहे और राष्ट्र के प्रति जो है एकता लोगों में रखे। तो इसमें देखिएगा तो मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन है। बिल्कुल, पर्यावरण की रक्षा करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना है और उनका पालन भी करना है, भी सही है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना है। देखिए, अस्पृश्यता मिटाने के लिए तो इसमें मूल कर्तव्य नहीं है। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 17 में है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। ये सारा आपको मूल कर्तव्य में है। ठीक है, आगे देखिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि टोटल जो है मूल कर्तव्य कितने हैं। ठीक है, 10 से 11 12 13 जो भी है आप लिखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। देखिए, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है तो मुख्यमंत्री किस कंडीशन में मतदान नहीं कर सकता है? ठीक है, यही पूछा गया आपसे। वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत जो है सिद्ध करना शेष है, और राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। देखिए, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या होता है, आप सभी को पता है, विधान परिषद। अगर जो है आपका मुख्यमंत्री विधान परिषद से है तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपको भाग नहीं लेगा, मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद जो है 54 पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको बताया गया है कि राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन यानी विधान परिषद आपका मतदान नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो है विधान अगर सभा के अगर सदस्य होते हैं तब ये मतदान में पार्टिसिपेट कर लेंगे, विधान परिषद में नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, सी। अगला देखिए, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। अच्छा, इसमें पूछा है कि कौन सा आपको सही है। संवैधानिक प्रावधानों पे, परंपरा और व्यवहारों पे, न्यायिक व्याख्याओं पे, राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से। सारा ही सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे देखिए, विधायी शक्तियों के संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को। देखिए, विधायी शक्ति को संघीय सूची में समाविष्ट करने का किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको है, आप सभी को पता ही है। ये केवल और केवल किसको है, यहाँ पे संसद को, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 27। तो अभी जितना हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं सारा आपको राज्य व्यवस्था से है। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें आपको गलत ढूंढना है। नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। ठीक है, बात क्या सही है? बिल्कुल सही है। तो नीति आयोग जो है इसका गठन आपको 2015 में ही किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीति आयोग का नाम पहले क्या था। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। ऐसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और ये तो पूर्णकालिक होते नहीं है, आपको पता है, जब तक हैं ये संसद में, जब तक इनके पास मेजोरिटी है रहेंगे। आगे देखिए, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए? देखिए, संयुक्त बैठक का कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसको कौन पारित करेगा, पूछा जा रहा है। सदन के पूर्ण बहुमत द्वारा। ठीक है, पहला है। दूसरा, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पे सही। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण और वैशिष्ट नहीं है? विकेंद्रीकरण, ठीक है, तो देखिए, लोक सहभागिता, स्वायत्ता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था कि विकेंद्रीकरण,
ठीक है। विकेंद्रीकरण का मतलब आप समझते ही होंगे। ठीक है, मान लीजिए केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार के अंदर मान लीजिए राज्य सरकार आ गया, राज्य के अंदर जो है मान लीजिए जिला आ गया, जिला के अंदर आपका गांव आ गया। तो सारे स्तर पे जो है अगर किसी को शक्ति दें जो यहाँ पे क्या करे, विकास कर सके, तो इसको हम क्या करते हैं, विकेंद्रीकरण। अगर मान लीजिए केंद्र ही पूरे देश पे शासन कर रहा है तो ऐसे में विकेंद्रीकरण नहीं होगा। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य यही होता है कि एक ऐसा हम लोग व्यवस्था बनाए जिसका जो है अंतिम अंतिम तक, यानी अंतिम पैदान पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वहां पे भी कोई न्याय उसके साथ कर सके। ठीक है, उसको हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे बैंकों का विकेंद्रीकरण किया गया इनिशियल में, आप सभी को पता है बड़े बड़े शहर में ही केवल बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था कि इसमें कौन नहीं है, तो लोक सहभागिता है, स्वायत्ता, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जो है जगाना। यहाँ पे पूछा था नहीं है, तो बिल्कुल जगाना है, नहीं जगाना नहीं है, क्या है, जगाना है, इसलिए गलत हो गया। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस समिति के द्वारा की गई थी? तो देखिए, अशोक मेहता है, बलवंत राय है, एम एन सिंघवी समिति, दिनेश गोस्वामी। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए आप सभी को बताइए कौन था, एल एम सिंघवी समिति। संवैधानिक स्थिति प्राप्त करने के लिए एम एल सिंघवी समिति, 1986। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को सामान्यतः विशेषता क्या होती है? अल्प विकसित की बात की जा रही है। देखिए, आय का असमान वितरण होता है, बिल्कुल सही बात है, आय असमान रूप से होता है, प्रति व्यक्ति का आय निम्न होता है। क्योंकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है तो आय तो निम्न ही होगा। बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर होती है। सारा कुछ ही सही होगा यहाँ पे, सारा कुछ सही है तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा सही नहीं है, आपको गलत ढूंढना है। ठीक है, देखिए, जीएनपी की गणना करते समय किसी देश में विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है। अब कुछ आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। तो जीएनपी जब आप निकालते हैं, ठीक है, किसकी बात हो रही है, जीएनपी की, तो जीएनपी का गणना में किसी देश में विदेशियों द्वारा उत्पन्न आय के ध्यान में यहाँ पे नहीं रखा जाता है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। जीएनपी की गणना करते समय देश के बाहर किसी देश के नागरिक द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है, ये बात सही है। यहाँ पे सही नहीं बताना था तो केवल एक गलत है, केवल एक गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जब जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाया जाता है तो शुद्ध मूल्य जो है क्या आता है? सिंपल से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएनपी, ठीक है, माइनस क्या कर दे, मूल्य ह्रास, तो आपका क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है शुद्ध जो है राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत आय में वृद्धि हो सकती है? अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत आय में वृद्धि हो सकती है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो व्यक्तिगत आय में भी होगा, सही है। अतिरिक्त लाभ में वृद्धि, कारपोरेट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर केवल एक बनेगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 35। निम्न में से कौन सा वक्र जो है दर्शाता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारों का स्थिर और विपरीत संबंध है? ठीक है, तो कौन सा वक्र आपको बताता है, ये बताना है। आपको पता है फ्लिक्स वक्र के बारे में आप देखे होंगे। तो ये फ्लिक्स वक्र जो होता है आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को एक स्थिर और विपरीत संबंध यह बताता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा सप्तऋषि 7 की प्राथमिकता है? देखिए, बजट 2023-24 में देखेंगे तो 7 प्राथमिकताएं हैं। इसमें जैसे आपका समावेशी विकास रखा गया है, युवा शक्ति है, वित्तीय क्षेत्र है, अंतिम जो है मिल तक पहुंचना है, हरित विकास है, क्षमता को उजागर करना है, और संरचना और निवेश। इनमें जो है कौन शामिल है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे युवा शक्ति भी है, क्षमता को उजागर करना है, हरित विकास भी है, समावेशी विकास है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, बहुयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप बताइए कि इसमें जो है कौन सा सही है। बहुयामी गरीबी सूचकांक, यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। देखिए, बहुयामी गरीबी सूचकांक, ये जो आपका यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड जो है गरीबी और मानव विकास पहल, इनके द्वारा शुरू किया गया, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सूचकांक 3 आयाम अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का उपयोग करता है, ये बात क्या है, आपको सही है। ये एमआईपी जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है,
यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जब बात होती है, तब यहाँ पे आपको 3 स्तर रखा जाता है: एक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। एक व्यक्ति जो है बहुआयामी गरीब है यदि वह 1/3 या अधिक भारित संकेतकों से वंचित है। ये भी इसमें कंडीशन रखा गया है। यहाँ पे 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 37। 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंतर्गत आता है? ठीक है, वस्तु भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंतर्गत पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, निर्यात आता है क्या? बिल्कुल। ब्याज भुगतान भी रहता है, निजी प्रेषण भी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाहरी ऋणदान और उधार को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बन जाएगा आपका। ठीक है, देखेंगे आप सभी को पता होगा एफटीआई और एक्सटर्नल जो है आपको लेंडिंग एंड बोरोइंग जो है, इसको हम लोग इसके अंदर नहीं रखते हैं। आगे देखिए, प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न 39 देखिए, पूछा गया यहाँ पे, वित्तीय बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें कथन सही है वित्तीय बाजार के बारे में। तो पहला देखिए, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार एक अर्थव्यवस्था के वित्तीय बाजार के दो खंड हैं। ये बात क्या है? आपको सही है। दीर्घकालीन वित्तीय बाजार को मुद्रा बाजार कहा जाता है, जबकि अल्पकालीन जो है, छोटे समय के लिए जो होता है वित्तीय बाजार, उसको पूंजी बाजार कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? आपको गलत है। जो आपको अल्पकालीन वित्तीय बाजार को हम लोग मुद्रा बाजार के रूप में जानते हैं। अल्पकालीन को किसके जानते हैं हम लोग? मुद्रा के रूप में। ठीक है, और इसका अपोजिट कर देंगे आप, दीर्घकालीन को हम लोग वित्तीय बाजार के रूप में जानते हैं। नहीं, दीर्घकालीन वित्तीय बाजार को हम लोग पूंजी बाजार के रूप में जानते हैं। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे केवल एक सही है और केवल एक जो है ऑप्शन ए में है। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रास्फीति के दबाव का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव का मुकाबला यदि करना है आपको, कौन सी जो है आप काम करेंगे, कौन सी कार्रवाई करेंगे? सरकारी खर्च में कटौती, बिल्कुल ये कर सकते हैं। सस्ता ऋण उपलब्ध करना, कर लाभ देना। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि सस्ता ऋण उपलब्ध। सस्ता ऋण उपलब्ध कैसे करवाया जाएगा अगर मुद्रास्फीति में आप फंसे हुए हैं? तो गवर्नमेंट तो यहाँ पे क्या करेगी? महंगा करेगी ऋण, सस्ता नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये 2-3 गलत हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे सही है। आगे देखिए, सरकारी जो प्रतिभूति होता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त कथन में से कौन सा आपको कथन सही है। ठीक है, देखते हैं। पहला देखिए, जी सेक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी एक व्यापार जो है योग्य साधन है। ठीक है, सही है। जी सेक जो है व्यवहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं रखता है और इसलिए इस जोखिम मुक्त जो है गिल्टेज जो है इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे। शहरी जो है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा सही आपका कथन होगा। इसके बारे में पूछा जा रहा है, अमृत के बारे में। ठीक है, देखिए, यह पहला केंद्रीय राष्ट्रीय जल मिशन है जिसका उद्देश्य घर में पानी की आपूर्ति, सीवरेज आदि जैसी बुनियादी सेवा प्रदान करने के और शहरों में जो है आपको सुविधा का निर्माण करना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया? आपका गलत हो गया। अमृत जो है आपको पहला केंद्रीय जो है राष्ट्रीय जल मिशन है। ठीक है, ये तो बात सही है यहाँ तक, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? शहरों में, घरों में, भवनों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज आदि यहाँ पे सेवा प्रदान करना। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे क्या बताना था आपको? ये तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्या बताना है? सही नहीं है बताना है। ठीक है, ये तो सही है। अमृत के तहत 100 शहर को शामिल किया गया है, ये गलत है। अमृत के तहत कितना शहर को शामिल किया गया? 500 शहर। ध्यान रखेंगे, ये जो अमृत बनाया गया है, इसका उद्देश्य आखिर क्या है? तो उद्देश्य है शहरों में जो घर हैं या भवन हैं, ठीक है, उनको पानी पहुंचाना, सीवरेज आदि का अच्छा जो है बुनियादी जो है सेवा प्रदान करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अमृत के तहत जो है 500 शहरों को यहाँ पे शामिल किया गया। यहाँ पे चूंकि गलत बताना था, तो गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन दो। ऑप्शन दो कहाँ पे है? बी में। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी को दूर करना और आत्मनिर्भर की प्राप्ति का मकसद था? ये भी जो है क्वेश्चन आज तक पूछा जा चुका है बार बार। 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी को दूर करने का यहाँ पे बात किया गया था। आगे देखिए, पूंजी खाते परिवर्तन यानी आपका सीएसी। ठीक है,
सीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा सही है। सीएससी पूंजी खाते लेन देन के लिए घरेलू मुद्रा को परिवर्तित करने की क्षमता है, स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत के पास पूर्ण जो है पूंजी खाते परिवर्तनता है। दूसरा क्या है आपको गलत है, वर्तमान भारत में देखेंगे तो आंशिक जो है आपका पूंजी खाता जो है परिवर्तनता है, आंशिक है, पूर्ण नहीं है। तो इस तरह से केवल एक सही है, केवल एक आपका ऑप्शन ए में हो जाएगा। अगला देखिए 45, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य है? उत्तर आपको बताना है इसमें, ठीक है। देखिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ये तो भारत, यहाँ पे भारत आपको सदस्य नहीं है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी है और विश्व आर्थिक मंच का भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य नहीं है भारत। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। आगे देखेंगे, जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा आपको सही है। यह एक जो है मुद्रित रिपोर्ट है जिसमें स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्व के संबंध में मिट्टी की स्थिति का शामिल होती है। ये बात सही है। ये योजना भारत के केवल कम उपजाऊ क्षेत्रों में कवर करेगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये योजना जो है देश के सभी हिस्सों में बराबर कवर करेगी, ऐसा नहीं कि केवल कम उपजाऊ क्षेत्रों पर फोकस करेगी। यहाँ पे केवल एक सही हो गया, ठीक है। आगे देखिए, एमआई का योग है, एमआई यानी मनी जो है मल्टीप्लायर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक प्लस मांग जमा की साथ मुद्रा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, आपको बतानी है कौन सी, सॉरी यहाँ पे कौन सा गलत है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में कौन सा आपको गलत है, ये आपको ढूंढना है इसमें, ठीक है। देखिए, कृषि की प्रधानता है क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में? आपको बात है क्या है? सही है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है क्या? ये भी बात क्या है? सही है। उद्योग की प्रधानता, बृहद बेरोजगारी, बृहद बेरोजगारी यहाँ पे आपको है, उद्योग में प्रधानता नहीं है, ठीक है। उद्योग तो अब हमारे देश में जो है धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। खैर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात किया जाए तो काफ़ी कम जो है देखने को मिल रहा है, बाकी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव में है। तो यहाँ पे पूछा था कि कौन नहीं है, तो उद्योग यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तभी तो यहाँ पे बेरोजगारी अधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? केवल 3, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 49, 1991 में आपको नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति कौन सी थी? मुख्य रणनीति 1991 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, आपको पता है कि 1991 के बाद अपना भारत का अर्थव्यवस्था का ग्राफ देखेंगे आप, ठीक है। बिल्कुल पहले ऐसे ऐसे जो है रिंग रिंग चल रहा था। 1991 जैसे आएगा 1991, आप देखेंगे बिल्कुल स्थिति ऐसे हो जाएगी। शेयर का भी देखेंगे आप, प्राइस ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1991 में ऐसा आखिर क्या किया गया था, ठीक है। तो देखिए, 1991 में उदारीकरण किया गया था, निजीकरण पे ध्यान दिया गया था, वैश्वीकरण पे ध्यान दिया गया था। उदारीकरण भी हो जाएगा, निजीकरण, वैश्वीकरण। लाइसेंस जो है, उदारीकरण से लाइसेंस जो है इजीली मिलने लगा लोगों को, ठीक है। नई आर्थिक नीति आई तब जो है, पहले जो लाइसेंस का बहुत बड़ा लोचा था, बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम था, तो लाइसेंस ही लेने में व्यक्ति जो है परेशान हो जाता था। तो बहुत सारे उद्योग धंधे को लाइसेंस फ्री कर दिया गया, ठीक है। कुछ जो है सेक्टर को छोड़ के, रक्षा वगैरह को छोड़ के, न्यूक्लियर वगैरह, एटम वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें छोड़ के, और उसके बाद सारा चीज़ पे रियायत दी गई। और ये लचीलापन का फायदा ये हुआ कि भारत जो है उस समय के बाद काफ़ी प्रोग्रेसिव दिखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये कौन प्रकाशित करता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा आपको जारी किया जाता है, ठीक है। अगला है आपको, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है। समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है आपसे पूछा जा रहा है। इंक्लूसिव जो है ग्रोथ की बात पूछी जा रही है। कृषि का विकास होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो सामाजिक सेवा है इसकी उपलब्धता होनी चाहिए, रोजगार को बेहतर अवसर मिलना चाहिए। तो समावेशी अगर समृद्धि चाहिए आपको, ठीक है, इंक्लूसिव अगर ग्रोथ चाहिए, तो बिल्कुल बात है कृषि का भी विकास हो, शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है सामाजिक सेवा का उपलब्धता हो जाए और रोजगार का बेहतर अवसर मिल जाए। ऑप्शन डी बनेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए जिम्मेवार है?
मुद्रास्फीति को मापने के लिए रिजर्व बैंक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो है मंत्रालय। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति को मापने के लिए आपको एजीएमआर होता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, आगे देखिए, स्टैग जो है फ्लेशन के संबंध में बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिए, यह तब होता है जब एक अर्थव्यवस्था स्थिर विकास के साथ साथ लगातार उच्च मुद्रास्फीति की सामना करती है। ये बात क्या है, आपको सही है। यह उपभोक्ता की क्रय शक्ति को स्टेबल इन्फ्लेशन प्रभावित नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं, यहाँ पे सही ही पूछा था ना, तो ऑप्शन आपका ये बन जाएगा, यानी केवल एक 54 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और यहाँ फुल क्वेश्चन देख लेते हैं और स्टेटमेंट दिए गए हैं क्या, और विपरीत कथन में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। ठीक, सॉरी, सही नहीं है बताना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, सही नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, कृषि लागत पे मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है, एमएसपी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है आपको, ये तो कथन सही है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम जो है एमएसपी निर्धारित किया जाता है। अनाज और दालों की जो है फसलों में तय की गई राज्य के शासित प्रदेश के उच्च स्तर पे तय किया जाता है, जहां बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पे आपको, ये सही नहीं है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। वर्तमान में 23 फसलों के लिए एमएसपी जो है तय है। तो 23 के लिए तय है, जिसमें 7 अनाज है, 5 दाल है, 7 तिलहन है और 4 व्यावसायिक फसलें हैं। तो यहाँ पे चूंकि गलत बताना था, तो गलत तो आपको पता चल ही गया होगा, गलत क्या होगा, जो है केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 ऑप्शन बी में है। अगला देखिए, भारत में जो है औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 उद्योगों को मूल औद्योगिक का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उन 8 उद्योगों में शामिल नहीं है। देखिए, 8 जो है मूल उद्योग है भारत में, जैसे आप देखेंगे इस्पात हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, विद्युत हो जाएगा, कोयला, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद और कच्चा तेल। ये 8 क्या है, इनको मूल उद्योग बोला गया है। इनमें कौन शामिल आपको नहीं है बताना है। ठीक है, कौन शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें जो है आपको जूट उद्योग और आपको यहाँ पे वस्त्र उद्योग, ये जो इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी सीमेंट, पेट्रो रिफाइनरी और कोयला, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, उर्वरक हो गया, विद्युत हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब इसमें शामिल है, याद रखेंगे। अगला है आपको तरलता समायोजन सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा आपको सही है। इसके बारे में बताना है, तरलता समायोजन सुविधा। तो लिक्विडिटी जो है एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में आपसे पूछी जा रही है। पहला, ये आरबीआई का मौद्रिक नीति का भाग है, ये तो बात सही है। तरलता जो समायोजन सुविधा होती है, यानी आपका लिक्विडिटी जो है एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है, रेपो और रिवर्स रेपो के माध्यम से कार्य करता है, और ये व्यावसायिक जो है बैंकों के तरलता में असामंजस्य का समायोजन की मदद करता है। दोनों ही सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। 57 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो राजस्व घाटा होता है, इसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। राजस्व घाटा कुल जो है राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय का अंतर होता है। बिल्कुल बात सही है कि राजस्व जो प्राप्ति होता है और जो खर्च करते हैं उसी का अंतर होता है। राजस्व घाटों की अपेक्षा राजकोषीय घाटा हमेशा अधिक होता है। ठीक है, तो ये बात क्या है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, सी। आगे देखते हैं प्रश्न 58 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के अंतर्गत आता है। आरबीआई के अंतर्गत कौन आता है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। देखिए, पहला, नोटों का जो है आपका निर्गमन करना। तो नोटों का निर्गमन क्या आरबीआई करती है, बिल्कुल सही है। साख जो है ऋण का नियंत्रण करना। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, बिल्कुल सही है ये भी। इसके अलावा देखें, सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना, ये भी सही है। विनिमय दर को जो है स्थिरीकरण करना, सारा ही सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। देखिए, आरबीआई जो है नोट का निर्गमन भी करता है,
साख नियंत्रण करने का काम करता है, बैंकों का बैंक के रूप में काम करता है, यानी सारे बैंकों को कंट्रोल तो ही करता है आरबीआई, ठीक है। सरकार के एजेंट के रूप में भी काम करता है, विनिमय दर को स्थिरीकृत करता है, विदेशी विनिमय भंडार को संग्रहित करता है, विकास और प्रोत्साहन संबंधी कार्य करता है, तो सारा काम इसका है। चाहे नोट इशू करने का हो, आपको क्रेडिट कंट्रोल करने का हो, सारा इसका काम है। चलिए याद रखेंगे सब बात। नाबार्ड के संदर्भ में बताइए। अच्छा, मैं चाहूँ तो बिल्कुल ही टेस्ट को जो है 1 घंटे से अधिक में आपका नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं है तो टेस्ट का ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जहाँ ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन तो करना ही पड़ता है, तो टेस्ट थोड़ा सा आपको लंबा बन ही जाता है, ठीक है। बाकी हमारा प्रयास रहता है कम से कम जो है टाइम में जो है मैक्सिमम आपको अच्छे तरीके से आउटपुट दिया जाए। नाबार्ड के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपको सही है। देखिए, नाबार्ड जो है भारत में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में वित्त प्रदान करने की सर्वोच्च संस्था है, तो सही है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1980 को हुई थी, ठीक है। 12 जुलाई तो डेट सही है, लेकिन 1982 को हुआ था ये, ठीक है। और इसका जो है यह केवल कृषि के लिए साख जो है सुविधा प्रदान करता है। तो देखिए, केवल कृषि के लिए जो है साख सुविधा प्रदान जो है नहीं करता है, केवल कृषि वर्ड यूज कर दिया है, तो ये भी इसको भी हम लोग गलत ही मानेंगे। बाकी याद रखेंगे कि जो नाबार्ड का स्थापना हुआ था वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नाबार्ड का मुख्यालय आपको कहाँ है, तो मुंबई में है, ये बात याद रखेंगे। यहाँ पे सही पूछा गया तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा आपको सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, यहाँ भी बताना है। देखिए, पहला है आपको, मिष्टी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, भारत के समुद्र तट के किनारे जो मैंग्रोव वृक्षारोपण है इनका सुविधा प्रदान करना। तो जो मिष्टी कार्यक्रम है यानी मैंग्रोव जो है इनिशिएटिव फॉर आपको शोरलाइन जो है हैबिटेट एंड आपका टेंजिबल इनकम, इसके बारे में पूछा जा रहा है। नया कार्यक्रम लाया गया है और इसका उद्देश्य यही है कि जो भारत का समुद्र तट है उसके किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान की जाए। ये तो स्टेटमेंट सही है। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य युवाओं के रोजगार के लिए आवश्यक उभरती प्रौद्योगिकी को फिर से कुशल बनाना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपको, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। आगे देखिए, 1946 के कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के लिए अलग जो है राज्य की मांग क्यों खारिज कर दिया, ठीक है। क्यों खारिज कर दिया, ऑप्शन देखिए। पहला है, कैबिनेट मिशन ने महसूस किया कि कांग्रेस जो है भारतीय लोगों के प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार की मुस्लिम लीग अपने अनुकूल जो है पैठ नहीं बना सकती थी, ठीक है। पहला दिया है। देखिए नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने कमजोर केंद्र और मुस्लिम प्रांतों के समूह की नए सिरों से मांग की थी, जिससे कैबिनेट मिशन ने स्वीकार कर दिया था, ठीक है। अगला देखिए, कैबिनेट मिशन ने महसूस किया कि एक अलग राज्य में गैर मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा होगा और मुस्लिमों की एक बड़ी जो आबादी भारत में रह जाएगी अगर 2 राज्य घोषित किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध समाचार पत्र जो संवाद प्रभाकर, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, संवाद प्रभाकर। ये देखिए, ईश्वर चंद्र जो है, ईश्वर चंदा गुप्ता का, ठीक है। ये क्या पूछा था आपका, समाचार पत्र संवाद प्रभाकर, बिल्कुल सही है। ये जो है ईश्वर जो है चंदा गुप्ता का ही था। अगला देखिए, भारत में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के संदर्भ में इस कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किन बुराइयों के खिलाफ नियम पारित किए गए थे, आप सभी को पता ही है, ठीक है। सती प्रथा बिल्कुल रखा गया था, ठगी भी था, गुलामी भी था, मानव बलिदान के लिए नहीं किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। देखिए, विलियम बेंटिंग की बात की जाएगी तो आपको पता है कि 1829 में जो प्रस्ताव लाया गया था उसमें सती प्रथा, ठीक है। इसके बाद जो है ठगी, चाहे आपका कन्या जो है भ्रूण हत्या, इस सब को समाप्त करने के लिए यहाँ पे आपको अधिनियम जो है लाया गया था। यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए, कांग्रेस जैसी संस्था जो जनसंख्या के बड़े हिस्सों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है बल्कि एक एकल और बहुल समिति वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता है। ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा कहा गया है पूछा जा रहा है, ये जो है अरविंदो घोष का स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न जो है 65 देखते हैं। अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटी, फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स हम लोग देखें और मॉडर्न हिस्ट्री अभी देख रहे हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य था कि 40 वर्षों के भीतर इंग्लैंड के समान भारत में साक्षरता के स्तर को प्राप्त कर लिया जाए, ठीक है। ये जो है सर्जेंट योजना था। सर्जेंट योजना ये कब तैयार किया गया था,
1944 में। ठीक है, याद रखेंगे 1944 में ये आपको तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि 40 वर्ष के भीतर जो है इंग्लैंड के समान भारत में भी हम लोग साक्षरता का स्तर को प्राप्त करें। ठीक है, अगला देखिए, नवंबर 1939 में कांग्रेस के जो है प्रांतीय सरकार के इस्तीफे का मुख्य कारण निम्न में से कौन था? जो प्रांतीय सरकार इस्तीफा दे दी थी उसका मुख्य कारण क्या था? आपको पता ही है कि कांग्रेस से परामर्श किए बिना ही भारत को युद्ध में जो है ब्रिट शामिल कर लेना। कौन से युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में, यही इसका मुख्य कारण था। सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रयोग जो है पहली बार कहाँ जो है किया गया था? आसान सा क्वेश्चन है, ये बर्मा में प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित आयोग का नेतृत्व किसने किया था? कांग्रेस आयोग का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, किस भारतीय क्रांतिकारी ने फांसी पर चढ़ते समय कहा मैं इस राज्य के पतन की कामना करता हूँ? ठीक है, राज्य के पतन की कामना, ये कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। अब देखिए, किसका उस समय राज था? तो अंग्रेजों का राज था। ऐसे राज को पतन की कामना करता हूँ, ये इनके द्वारा कहा गया था। ठीक है, और इनको फांसी क्यों दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को? सारे लोग को जो है पता ही होगा, काकोरी कांड, जो आपको 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। और 1927 में जो है काफ़ी लोगों को, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, राजेंद्र लहड़ी थे, आपको रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला खान थे, इन लोगों को फांसी दिया गया। अगला देखिए, प्रश्न जो है 70 देखते हैं। भारतीय जो है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र जो है चंद्र चटर्जी और रोशन लाल को याद किया जाता है। क्यों याद हम लोग करते हैं? तो ये भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता के रूप में थे, बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध जो है इसलिए किया गया, क्यों किया गया रॉलेट एक्ट का? आप सभी को पता ही होगा। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। रॉलेट एक्ट में पता ही है कि ये बिना अपील जलील का एक कानून था, जो किसी पे जो है थोपा जा सकता था। ठीक है, ऐसे में इसका विद्रोह तो बनता ही था। आगे देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने पहली बार भारतीयों को कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के उच्च पद पर प्रवेश की अनुमति दी थी? ठीक है, सैद्धांतिक रूप से अगर बात करें, ये आपका था भारत जो है परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इंडियन जो है काउंसिल एक्ट 1861, इसी में पहली बार जो है भारतीयों को ब्रिटिश जो है भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी गई थी। अगला देखिए, भारतीय जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? कांग्रेस के नेता कौन थे आपको पता ही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे महात्मा गांधी। अगला देखिए, जो मप्पिला विद्रोह का कारण क्या था? ठीक है, तो इसका कारण अगर हम लोग देखें तो हिंदू जो है जमींदार और मुस्लिम किसान के बीच संघर्ष। ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप सभी को पता है ये इंडिगो विद्रोह से है। नील दर्पण, ये 1859 में जो नील विद्रोह हुआ था, इसके रूप में इसको हम लोग जानते हैं। अगला है आपको, 1856 में गवर्नर जनरल डलहौजी के अवध को हड़पने का क्या कारण था? आखिर अवध को क्यों हड़पा गया? क्योंकि इसे गलत तरीके से चलाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए, यही बता के जो है हड़का गया, यानी कुशासन के आधार पर अवध को जो है हड़पा गया था, कुशासन का आरोप लगा के। किस महिला स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कभी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और द गोल्डन जो है थ्रेशोल्ड नामक कविता का भी संग्रह किया, ये जो है कौन थी आपसे पूछा जा रहा है? ये सरोजनी नायडू थी। अगस्त प्रस्ताव का मुख्य जो है उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव का मुख्य जो है प्रस्ताव क्या था, ये पूछा गया है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को एक सीमित प्रभुत्व का दर्जा देना, बिल्कुल सही है, अगस्त प्रस्ताव का यही उद्देश्य था। आगे देखिए, किस भारतीय राजनीति दल ने अगस्त प्रस्ताव का समर्थन किया था? ये जो है किसके द्वारा किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो के आह्वान के लिए परिणाम स्वरूप 1942 में कौन सी घटना हुई? ठीक है, तो कौन सी घटना जो हुई ये आपसे पूछी जा रही है। देखिए, भारत का विभाजन, भारत की स्वतंत्रता तो यहाँ पर मिला नहीं था। ठीक है, आगे देखिए, रॉयल इंडियन जो है नेवी विद्रोह ये हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बनेगा। क्वेश्चन 81 देखिए,
कौन सा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में शबीना वगे आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी इरविन जो है समझौते को अपनाया गया था? आप सभी को पता है ये 1931 का कराची अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें लाहौर प्रस्ताव जो है आपको पारित किया गया था? ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है? सबसे अधिक दिन तक जो है भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष के रूप में काम किनके द्वारा किया गया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, याद रखेंगे, ठीक है। और इनका देखेंगे तो 1940 से लेकर और 1946 तक, यानी पूरे जो है 6 साल तक लगभग रहे थे। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम स्वराज और स्वशासन का आह्वान किया था? स्वराज और स्वशासन का जो है आह्वान किया गया था 1920 के नागपुर के अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय नेता ने स्वराज पार्टी का विरोध किया और उस पर ब्रिटिश सरकार का आपको उपकरण होने का आरोप लगाया? तो जो है ये किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे देखिए 86, अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वराज पार्टी जो बनी थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपको पता है? ब्रिटिश भारतीय विधायकों के लिए चुनाव लड़ना और स्वशासन की दिशा में काम करना। स्वराज पार्टी जो है स्वशासन के लिए थी। 1923 में पार्टी बनाई गई थी, ठीक है। ये पार्टी क्यों बनी थी इसका वजह आपको पता है, 1922 में जो है गांधी जी का आंदोलन जो है जो समाप्त किया गया था। आगे देखिए, गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं की गई थी? कांग्रेस के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में कौन सा मांग नहीं किया गया था ये बताना है। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, देखिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था। डोमिनियन स्थिति, भारत परिषद उन्मूलन, भारत में उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी। आगे देखिए प्रश्न 88, निम्नलिखित में से कौन गोलमेज सम्मेलन में भागीदार नहीं था? कौन गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए कांग्रेस तो एक बार भाग ली थी, मुस्लिम लीग भी लिया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसमें नहीं ली थी। ऑप्शन क्या बनेगा? सी। भारत छोड़ो आंदोलन पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी? देखेंगे तो उन्होंने आज़ादी की मांग स्वीकार कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आंदोलन पे नकेल कस दी और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये क्या है? ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की गई? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण। आपको पता ही है क्रिप्स मिशन विफल हुआ, उसी कारण भारत छोड़ो आंदोलन आपका। क्रिप्स मिशन से भारतीयों को बहुत उम्मीद था लेकिन वो जो है फुलफिल नहीं हो पाया। देखिए प्रश्न 91 देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम मित्र योजना का उद्देश्य भारत में किस क्षेत्र का विकास करना है? अब आपका करंट अफेयर्स यहाँ से क्वेश्चन है। तो पीएम मित्र योजना की बात करेंगे तो आप सभी को पता है पीएम मित्र जो है, पीएम मेगा जो है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड आपको अपैरल, यानी पीएम मित्र योजना, ये 1.5 साल बाद केंद्र ने टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए निर्णय लिया है इसमें। और इसके अंतर्गत जो है आपको यानी कपड़ा से रिलेटेड हो जाएगा। तमिलनाडु देखेंगे, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे काम किया जा रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पे, और इसमें क्या बताना है आपको, कौन सा आपको सही है। देखिए पहला क्या है, ग्लोबल बाजरा सम्मेलन 2023 में आयोजित जो है किया गया, ठीक है, ये बात क्या है आपको सही है। भारत सरकार ने किसानों को इसके लाभ के बारे में जागरूक करने और बाजरा के लिए उपभोक्ता बाजार रुचि पैदा करने के लिए 2018 में बाजरा के पोषक तत्व जो अनाज घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा जो है वर्ष घोषित किया गया। सारा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है आपको सही है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। आगे देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? भारत बांग्लादेश को रिफाइंड डीजल की आपूर्ति करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न जो है 94 देखते हैं। यहाँ से करंट अफेयर है। इस टेस्ट में हम लोग क्या क्या देखे? पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका मॉडर्न हिस्ट्री, और अब हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर। ये 4 सब्जेक्ट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन था। अगला टेस्ट आई थिंक शायद आपका फुल लेंथ का टेस्ट है। अब हम लोग सेक्शन जो है लगभग सारा कवर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यह आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, भारत सरकार का एक मिशन है। मिशन पूरी तरह जो है शहरी क्षेत्रों को समर्पित है। दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्या बनेगा? सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। देखिए पूछा है कि गलाथिया वे राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के शासित प्रदेश में है? ये आपको अंडमान और निकोबार में है। हरित क्रांति के दौरान बाजरा को बढ़ावा न देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? आखिर बाजरा को क्यों बढ़ावा नहीं दिया गया?
उत्पादक भूमि की कमी, सिंचाई सुविधा की कमी, अनुचित। देखिए कम उपज के कारण इसको जो है बढ़ावा नहीं दिया, ऑप्शन यहाँ पे डी बनेगा। 97 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको जोरील समिति का उद्देश्य था जोरील समिति का। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन जो है समिति के लिए कामकाज का समीक्षा करना। आगे देखिए प्रश्न जो है 98। अगला है आपका, मैगलन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है। यह शुक्र की पूरी सतह पे तस्वीर लेने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और इसने ग्रह के बारे में कई खोजें भी की है। तो मैगलन मिशन में बिल्कुल बात है, शुक्र पे जो है ये शुक्र की सतह की तस्वीर लेने वाला पहला आपको अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट देखिए, इस मिशन को यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा क्या है, गलत हो गया, ये जो है नासा का प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो दूसरा तो गलत हो गया और केवल एक सही है, केवल एक है ऑप्शन ए में। आगे देखिए, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के संदर्भ में बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताइए कौन सा आपको सही है, यहाँ पे आपको सही बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है प्रणाम योजना के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन तो हम लोग शायद किए हुए हैं। दैनिक योग और व्यायाम को प्रोत्साहित करने के स्वास्थ्य जो है जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। प्रणाम योजना हम लोग क्या देखे थे कि खेती को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए सरकार जो है प्रयास कर रही है कि जो भी रासायनिक उर्वरक है उनका अधिक से अधिक हम लोग अंधाधुंध उपयोग से थोड़ा सा बचे, उसका जो है हम लोग प्रधानमंत्री जो है प्रणाम योजना का लगभग यही लक्ष्य रखा गया था। तो पहला गलत हो गया। सरकार जागरूक बनाने के लिए स्वास्थ्य संबंधित मुद्दा है नहीं, दोनों ही गलत हो गया। ऑप्शन क्या बनेगा, डी। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 100। देखिए क्या पूछा गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। आपको पता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, ये एनुअल जो है रिपोर्ट आपको प्रस्तुत किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, यानी किसके द्वारा, SDSN के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। प्रोजेक्ट जो है उन्नति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट उन्नति, देखिए तो इसमें कौन सा सही है आपको यही बताना है। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा, आप ही पैरेलली आप लोग अटेम्प्ट करते रहे क्वेश्चन को। प्रोजेक्ट उन्नति के बारे में, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक पहल है। पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। ये प्रोजेक्ट उन्नति जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, 2020 में स्थापित किया गया था इसको। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थी को कौशल जो है आधार का उन्नयन करना है। ये क्या है आपको सही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को अधिकतम 100 दिनों के लिए अवधि के लिए वजीफे का भुगतान जो है किया जाएगा। दोनों सही है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया आपको अटल भूजल योजना के जो है संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। अटल भूजल योजना, पहला देखिए इसका उद्देश्य है उन प्रमुख नदियों के पानी को साफ करना जिनका उपयोग ज़्यादातर जो है आपको सिंचाई के लिए किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। भूजल स्रोत को रिचार्ज करना है, इसका उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर लोगों को शामिल करके पानी को जो है कुशल उपयोग का सुनिश्चित कराना है। ये पहला स्टेटमेंट आपको सही नहीं है। इस योजना का 50% विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत जो है केंद्रीय क्षेत्र का योजना है। तो बाकी दोनों स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया आपको एक जो है एडेड फंड फैसिलिटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित जो है किया गया है। ये देखिए, ये तो आपको IMF के द्वारा जो है ये किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म के संदर्भ में लिखित में से जो है कथनों पर विचार करके बताना है हर स्टार्ट आखिर प्लेटफॉर्म क्या है। ठीक है, देखिए पहला, यह महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देना और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया एक मंच है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, बिल्कुल है। ये महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये आपको हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था। दूसरा देखिए, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपको, ये गलत हो गया। ये आपका हर स्टार्ट जो है गुजरात यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्टार्टअप एंड जो है एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल का एक पहल है। यहाँ पे केवल एक सही है, सही पूछा गया है, सही पूछा गया, ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया
आपको स्टारबेरी सेंस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आपको पता है अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। आगे देखिए, प्रश्न देखते हैं 106। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इसमें कौन सा कथन सही है। रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। ये तो गलत है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया था? लाहौर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली का स्थान क्या था? दूसरा था। दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली को बताया गया था। ठीक है, पहला तो गलत हो गया, ये लाहौर ही है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश दुनिया का शीर्ष 5 जो है सबसे प्रदूषित देशों में सबसे प्रदूषित देश थे। ठीक है, तो ये बात क्या है? आपको दूसरा सही है। इसमें आपको बताया गया है, आपको बांग्लादेश हो गया, बहरीन हो गया, पाकिस्तान, इराक और चाड, ये 2022 में सबसे 5 प्रदूषित देश में एक है। तो दूसरा सही है, पहला आपको गलत है, और इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए, प्रश्न 107। देखिए, अभी हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन सहभागिता का उद्देश्य है? मिशन सहभागिता का उद्देश्य पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 75 आर्द्रभूमि के नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 पूछा गया, हाल ही में समाचारों में रहा वैदिक विरासत पोर्टल किसके द्वारा जो है विकसित किया गया? तो ये आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा। अगला देखिए, CRISF ऐप, ठीक है, क्रिप्स ऐप जो है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किससे संबंधित है? तो ये जो है आपको ये वेंचर फंडिंग से संबंधित है। ये जो है आपका वेंचर फंडिंग के लिए नहीं था शायद क्रिप्स ऐप, ये जो है रबड़ की खेती था इसमें। ठीक है, रबड़ की खेती याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला है आपको कैप्टिव जो है एम्प्लॉयमेंट पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पहल, ये जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ये कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पहल है, कौशल विकास के द्वारा तो ये नहीं था। ठीक है, ये श्रम और ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ठीक है, ऑप्शन सी कर लेंगे इसका। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 111। हाल ही में समाचार पत्र में देखा गया सदाबहार शब्द किससे संबंधित है? सदाबहार जो है बौद्धिक संपदा अधिकार से। आगे देखिए, प्रश्न 112। अगला है आपको प्रशास्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है? ठीक है, पूछा गया है प्रशास्त, तो ये जो है आपको एक विकलांगता स्क्रीनिंग के लिए एक ऐप है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बन जाएगा। जो विकलांगता स्क्रीनिंग के लिए एक मोबाइल ऐप है, ये 2016 में जो है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के सूचीबद्ध जो है बेंचमार्क हानि सचिव 21 हानि शामिल है इसमें। ठीक है, आगे देखिए, पीएम स्वनिधि योजना संदर्भ में बताना है। पीएम स्वनिधि योजना यहाँ पे दो है आपको दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया जा चुका है। पहला देखिए, यह योजना आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना, बिल्कुल बात सही है, आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को आवास ऋण के लिए विशेष ऋण जो है सुविधा प्रदान करना है। ये बात क्या है? आपको गलत है। ये इसमें जो है माइक्रो क्रेडिट जो है इसकी जो सुविधा उपलब्ध है, और ये सड़क जो है आपको विक्रेताओं के लिए 1 वर्ष अवधि के लिए आपको ब्याज दरों पे जो है 10,000 रुपये का मुफ्त जो है ऋण यहाँ पे प्रदान किया जाता है। कम ब्याज दर पे 10,000 रुपये दिया जाता है। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट के लिए योजना लाया गया था ये। ठीक है, दूसरा तो गलत हो गया, पहला सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? 113 का ए। ठीक है, चलिए, येलो स्टोन नेशनल पार्क, जिसे व्यापक रूप से दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना गया है, स्थित है कहाँ पे? स्थित है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखिए, संयुक्त राज्य सतत विकास लक्ष्य SDG 6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है आपको किससे संबंधित है? स्वच्छ जल और स्वच्छता से। ठीक है, SDG 6 का बात आप याद रखेंगे। ऐसे SDG में टोटल कितने गोल है आप सभी को बताइए हैं? 17 है। इसमें का 6 नंबर आपसे पूछा गया था। ठीक है, 6 नंबर में आपको यही बात लिखा गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था? गज उत्सव का आप सभी को पता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में खबरों में रहा हसदेव जो है आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो आपको कोयला खनन विरोधी आंदोलन है।
आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 कितना हो गया ये, 17, ठीक है। 118 देखते हैं। प्रोसोपिस जो है चिलेसिस हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, ये किससे जो है संबंधित है, ये आपको पूछा गया है। ये जो है दक्षिणी अमेरिका का एक जो है आक्रामक संयंत्र है, ठीक है। आगे देखिए, अभ्यास जो है कोप इंडिया हाल ही में समाचार पत्र में देखा गया, अभ्यास कोप इंडिया भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच ये द्विपक्षीय जो है संयुक्त अभ्यास है। कोप इंडिया आपको पता है भारत और यूएसए, ठीक है। अगला देखिए, इंडिया जो है एल्यूमिनाई पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन है आपको सही ये बताना है। पोर्टल का उद्देश्य है कि भारत में अध्ययन करने वाले भारतीय जो है डायस्पोरा को जोड़ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलत हो गया। जो इंडिया एलुमनी पोर्टल है दुनिया भर में उन विदेशी छात्रों से जुड़ने का एक मंच है जिसे जो है भारत में अध्ययन किया है, ये तो गलत हो गया। यह पोर्टल भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है सही है, यहाँ पे सही बताना था तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 100 जो है 20 प्रश्न पूरा फिनिश किए, ठीक है। तो ये टेस्ट नंबर आपका 5 था, आगे हम टेस्ट नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। आप लोग जो है इसमें बिल्कुल ही क्या बोलते हैं थोड़ा सपोर्ट करेंगे लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाने में। देखिए, अब मेरे पास कोई एक अपना ऐसा स्पेशल टीम नहीं है, मैं सारा काम अपने से ही करता हूँ, चाहे हमारा अपना जॉब हुआ या आपके लिए एक काम करना, ये भी अब एक मेरा जॉब ही बन गया है, ठीक है। कि हर एक दिन आपके लिए जो अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना। तो मेरा जो टारगेट है आपका यूट्यूब पे आने का टारगेट मेरा ये है कि क्वालिटी कंटेंट जो है अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ा सा जो है हो सकता है एक आध दिन डिले हो, बट पीडीएफ हम अपलोड करेंगे, सारा कुछ पहले भी किया गया है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।